जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल स्टडी विद संतोष। आज हम लोग बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन, अर्थ, प्रकृति और उसके विभिन्न प्रतिमानों के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, समाज और उसकी संस्कृति में हमेशा से परिवर्तन होता रहा है। प्रत्येक समाज में चाहे और अनचाहे रूप में परिवर्तन की ये प्रक्रिया अनिवार्य रूप से चलती रहती है, क्योंकि समाज एक परिवर्तनशील व्यवस्था है और इस व्यवस्था के तहत परिवर्तन होना स्वाभाविक है। आपको पता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और हमारा समाज भी इसी प्रकृति का एक अंग है। इस कारण से समाज में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक है। निश्चित रूप से प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन निश्चित सीमा में होता है। अगर देखा जाए तो दार्शनिक लहजे में अगर हम बात करें तो प्रत्येक दिन हर व्यक्ति के लिए नया होता है और इस क्षण में, इस अर्थ में प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो प्रत्येक क्षण है वो नया होता है, यानी हर क्षण प्रतिक्षण कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। यूनानी दार्शनिक हेराक्लिट्स का ये कथन सही लगता है कि एक व्यक्ति कभी भी एक ही नदी में दो बार डुबकी नहीं लगा सकता है। उसके लिए ऐसा कहना दो कारण से था, क्योंकि पहली बात तो ये कि जब व्यक्ति पहली बार डुबकी लगाता है तो पहली बार और दूसरी बार डुबकी लगाने के बीच में, दोनों के बीच में अंतर आ जाता है। अंतर क्या आता है? जैसा कि जब पहली बार व्यक्ति डुबकी लगा चुका होता है और दूसरी बार जब वो डुबकी लगाता है तो दोनों व्यक्ति सेम नहीं रह जाते। पहली बार और दूसरी बार के व्यक्ति में अंतर आ जाता है। ये अंतर उसके स्वयं विचार का आ जाता है, उसके नदी के प्रवाह में पानी के स्वरूप में अंतर आ जाता है और समय में भी अंतर आ जाता है। यानी जो पानी बह गया है वो वापस नहीं आ सकता है। जो व्यक्ति का पहले सोच थी वो सोच परिवर्तित हो चुकी है। तो इस तरह से जो हेराक्लिट्स हैं उनका कहने का मतलब ये है, उनके दर्शन का केंद्र यही है कि संसार में प्रत्येक वस्तु बदलती रहती है। परिवर्तन सृष्टि का ये नियम है और ये चिरंतर है। दुनिया का कोई समाज ऐसा नहीं है जिसमें परिवर्तन ना हो रहा हो। यानी परिवर्तन जो है वो शाश्वत नियम है, समाज का शाश्वत नियम है। और यही कारण है कि विभिन्न समाजशास्त्रियों और मानव शास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन के बारे में व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने का प्रयास किया है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये शाश्वत नियम है, एक सार्वभौमिक नियम है, ये सत्य है। लेकिन इस दर्शन के विपरीत, इसके प्रतिकूल एक और दर्शन है जिसका प्रतिपादन जो है वो परमेनिडियस ने किया था। और इनका ये मत था, परमेनिडीज का मत था कि परिवर्तन एक भ्रम है, एक धोखा है। यानी उनका ये मानना है कि परिवर्तन एक भ्रम है, एक धोखा है। समाज में प्रत्येक वस्तु ज्यों की त्यों रहती है, वह अपरिवर्तनशील है। यानी जैसे हम लोग मानते हैं कि परिवर्तन एक सार्वभौमिक सत्य है, इसके उल्टा परमेनिडीज मानते हैं कि परिवर्तन जो है वो एक धोखा है। यानी परिवर्तन परिवर्तन कुछ नहीं होता है, उसमें वस्तुएं वैसी की वैसी रहती हैं, हमें सिर्फ एहसास होता है, हमें लगता है कि परिवर्तन हो रहा है जबकि परिवर्तन नहीं हुआ होता है। लेकिन ये बात पूरी तरह से सत्य है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, सार्वभौमिक है, ये परिवर्तन सत्य है। परमेनिडीज के कथन के ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकता है, क्योंकि ग्रीन का कहना है कि परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि समाज असंतुलन के दौर से गुजर रहा होता है और इस दौर में हर व्यक्ति संतुलन चाहता है और संतुलन के प्रयास में कुछ न कुछ समाज में परिवर्तन होता रहता है। तो सामाजिक परिवर्तन की अगर हम लोग बात करें तो सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज के तीन पक्षों को प्रभावित करता है। पहला, समाज सामाजिक परिवर्तन समाज के तीन पक्षों को प्रभावित करता है। पहला है समूह के व्यवहार में परिवर्तन, दूसरा है सामाजिक संरचना में परिवर्तन और तीसरा है सांस्कृतिक विशेषताओं में परिवर्तन। यानी जब हम सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं
तो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में ये ऊपर जो तीन हमने आपको तीन पक्ष बताए, यानी समूह के व्यवहार में परिवर्तन होता है, सामाजिक संरचना में परिवर्तन होता है और सांस्कृतिक विशेषताओं में परिवर्तन होता है। तो उपरोक्त जो तीनों पक्ष हैं, इन तीनों पक्षों में होने वाले बदलाव को हम सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं या कहते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु में दो समय में दिखाई देने वाला जो भिन्नता है, जो अंतर है, उसी को हम परिवर्तन कहते हैं। और जब ये परिवर्तन सामाजिक जीवन या सामूहिक व्यवहारों या सामाजिक संबंधों से जुड़ जाता है, तब हम इसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अगर हम बात करें सामाजिक परिवर्तन के व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन करने की, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सामाजिक परिवर्तन प्राचीन काल से सामाजिक विचारकों के अध्ययन का मुख्य विषय रहा है। हालांकि सामाजिक परिवर्तन के बारे में व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत जो है वो 19वीं शताब्दी से मानी जाती है, जब यूरोप में औद्योगिकरण और नगरीकरण और प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना की शुरुआत हुई। तो उस समय से समाज और सामाजिक जीवन में हो रहे बदलावों को नए तरीके से सोचने और समझने की शुरुआत की गई। इस शुरुआत को अगर हम वैज्ञानिक रूप से या समाजशास्त्री रूप से देखने का प्रयास करें, तो इस सामाजिक परिवर्तन के बारे में सर्वप्रथम वैज्ञानिक रूप में व्यवस्थित रूप में देखने का प्रयास किया ब्रिटिश इतिहासकार सर हेनरी मेन ने। सर हेनरी मेन ने एक किताब लिखी, एन एंशियंट लॉ। इस एंशियंट लॉ पुस्तक में उन्होंने समाज को बताया कि समाज एक सरल व्यवस्था से जटिल व्यवस्था की ओर परिवर्तित होता रहता है। यानी हेनरी मेन पहले ऐसे शख्स थे, पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन को व्यवस्थित रूप में देखने, समझने और उसकी व्याख्या करने का प्रयास किया। तो उनका ये मानना था कि समाज जो है वो एक परिवर्तनशील व्यवस्था है और इस व्यवस्था में समाज एक सरल व्यवस्था से जटिल व्यवस्था की ओर परिवर्तित होता रहता है। तो इस तरह से सामाजिक परिवर्तन क्या है, अगर इसको हम और अच्छे तरीके से स्पष्ट करना चाहें, तो इसे हम सामाजिक परिवर्तन की कुछ परिभाषाओं के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन की परिभाषाओं के बारे में आपको यहाँ ध्यान रखना है कि सामाजिक जो समाज वैज्ञानिक हैं उनमें सामाजिक परिवर्तन के बारे में मत भिन्नता है, यानी वो एक मत नहीं है। कुछ विद्वान जो हैं वो सामाजिक परिवर्तन का मतलब सामाजिक समूहों में होने वाले परिवर्तन को मानते हैं। कुछ सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन की संज्ञा देते हैं, जबकि दूसरे जो विद्वान हैं उनका ये मानना है कि सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो मोटे तौर पर सामाजिक परिवर्तन की जो परिभाषाएं हैं उनमें से हम तीन चार पांच परिभाषाएं आपको बताना चाहेंगे जो प्रमुख हैं। जिसमें पहली परिभाषा है मैकाइवर एंड पेज की। मैकाइवर एंड पेज ने कहा कि उनकी जो किताब है सोसाइटी, इस किताब में उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति को इसे परिभाषित करते हुए स्पष्ट किया है कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन है। यानी मैकाइवर एंड पेज का मानना है कि चूंकि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और इस कारण से सामाजिक संबंधों में होने वाले बदलाव को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। दूसरे जो विद्वान हैं जिनका नाम है गिडिंग्स। गिडिंग्स ने कहा कि समाज की अंतर्निहित संरचना में होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो गिडिंग्स का कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक सामाजिक संरचना में एक अंतर्निहित संरचना होती है और उस अंतर्निहित संरचना में जब कोई परिवर्तन आता है तो उस परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। इसी कड़ी में जो इन विद्वान का नाम आता है वो है किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस की एक प्रसिद्ध पुस्तक है ह्यूमन सोसाइटी। इस किताब में उन्होंने सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा अभिप्राय उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन की संरचना और उसके कार्यों में उत्पन्न होते हैं। यानी उनका यह मानना है कि सामाजिक संगठन की संरचना और कार्यों में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। इसी तरह से बोटो मोर ने सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित करते हुए कहा कि सामाजिक संस्थाओं और उनके पारस्परिक संबंधों में घटित होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। इसी तरह से मैरिल और एल्ड्रिस
जो आधुनिक समाजशास्त्री हैं मैरिल और एल्ड्रिच ने सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित करते हुए बताया कि जब मानव व्यवहार में बदलाव होता है तब हम उसी को एक दूसरे रूप में सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। यानी मैरिज और एल्ड्रिच का मानना है कि सामाजिक परिवर्तन का मतलब मानव व्यवहार में होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन से है। तो इस तरह से जो ऊपर मैंने आपको 4-5 परिभाषाएं बताई हैं, उन परिभाषाओं से ये आपको स्पष्ट हो गया कि परिवर्तन एक व्यापक प्रक्रिया है। समाज के किसी क्षेत्र में परिवर्तन को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। दुनिया में ऐसा कोई समाज नहीं है जहाँ पे परिवर्तन ना होता हो, ना घटित होता हो। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि परिवर्तन का मतलब खराब या असामाजिक नहीं है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक या भौतिक, इन सभी क्षेत्रों में किसी प्रकार के जो भी बदलाव होते हैं, उन सभी बदलावों को, सभी परिवर्तनों को हम सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं। मोटे तौर पर सामाजिक संबंध जो है वो एक ऐसा सामाजिक परिवर्तन वो एक ऐसी स्थिति है जिसमें समाज द्वारा स्वीकृत संबंधों, उसकी संस्थाओं, उसकी विचारधाराओं में व्यापक रूप में परिवर्तन होता रहता है। अब हम लोग बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन के कुछ विशेषताओं के बारे में। इन विशेषताओं के द्वारा आप सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति को स्पष्ट कर सकते हैं, ये जान सकते हैं, अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन क्या है। पहली विशेषता है सामाजिक परिवर्तन की कि सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इसका कहने का मतलब ये है कि सामाजिक परिवर्तन दुनिया के सभी समाजों में समान रूप से विद्यमान है। ऐसा कोई समाज नहीं है जहाँ पे सामाजिक परिवर्तन ना होता हो। दूसरी विशेषता आपने लिखी कि परिवर्तन यानी सामाजिक परिवर्तन एक अनिवार्य प्रक्रिया है। अनिवार्य प्रक्रिया का मतलब यह हुआ कि कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसमें परिवर्तन ना हो या परिवर्तन को रोक दिया जाए। परिवर्तन को होना ही है, इसे रोका नहीं जा सकता, इसे टाला नहीं जा सकता, क्योंकि परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तीसरी विशेषता सामाजिक परिवर्तन की होगी कि सामाजिक परिवर्तन एक व्यापक प्रक्रिया है। व्यापक प्रक्रिया का मतलब ये हुआ कि सामाजिक परिवर्तन दुनिया के सभी समाजों में आवश्यक रूप से विद्यमान है। हर समाज में एक विश्वव्यापी व्यापी प्रक्रिया के रूप में सामाजिक परिवर्तन दुनिया के हर कोने में घटित होता रहता है। चौथी परिभाषा इसकी जो विशेषता है जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि सामाजिक परिवर्तन समय, स्थान और परिस्थिति के सापेक्ष होता है। परिवर्तन होता तो है, सभी समाजों में होता है, एक अनिवार्य प्रक्रिया के रूप में होता है, दुनिया के हर कोने में घटित होता है, लेकिन ये जो परिवर्तन है वो समय, स्थान और परिस्थिति के सापेक्ष होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि हर समय में, हर स्थान पर और हर परिस्थिति में परिवर्तन का स्वरूप एक जैसा नहीं होता है। ये विशेषता इसकी अगली विशेषता से स्पष्ट हो जाती है, जो है तुलनात्मक भिन्नता। तुलनात्मक भिन्नता का मतलब ये हुआ कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया निश्चित रूप से अलग अलग समाजों में अलग अलग स्वरूप में होती है। यानी अलग अलग समाजों में इसको हम अलग अलग रूप में देखते हैं। किसी समाज में हम इसे परिवर्तन के रूप में स्वीकार करते हैं, तो दूसरे समाजों में इसका जो स्वरूप होता है, इसकी जो प्रकृति होती है वो भिन्न भिन्न होती है। किसी समाज में परिवर्तन की गति तीव्र होती है और किसी समाज में परिवर्तन की गति धीमी होती है। अगली विशेषता है सामाजिक परिवर्तन का संबंध संपूर्ण सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन से है। यहाँ पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि सामाजिक परिवर्तन जो है वो किसी व्यक्ति विशेष या कुछ व्यक्तियों के विचारों में या उनके जीवन स्तर में होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन नहीं कर सकते। ये परिवर्तन वास्तव में संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ होता है। समाज के या समुदाय के एक बड़े भाग तक ये प्रभावित करता है और इस प्रक्रिया में समाज के सामाजिक जीवन का जो संपूर्ण ढांचा है, जो संपूर्ण पक्ष है, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन या बदलाव होता रहता है। अगली विशेषता है सामाजिक परिवर्तन स्वतः अथवा मानव जनित प्रक्रिया है। स्वतः या मानव जनित प्रक्रिया का मतलब ये हुआ कि सामाजिक परिवर्तन दो तरीके का होता है। एक तो ये कि ये अपने आप होता है, स्वाभाविक होता है,
प्राकृतिक रूप से परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए सभी समाजों में स्वाभाविक रूप से कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। जैसे हमारा जीवन है, हम जन्म लिए और एक बच्चे से धीरे धीरे युवा हुए और नौजवान हुए और प्रौढ़ हुए और फिर धीरे धीरे हमारी जो अवस्था है वो शारीरिक जो स्थिति है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और हम धीरे धीरे मृत्यु की अवस्था को ये प्राप्त होते हैं। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें हम जानबूझ करके कोई फेरबदल या कोई इसको प्रभावित नहीं कर सकते। दूसरा जो परिवर्तन होता है वो मानव जनित होता है। मानव जनित का मतलब समाज में जो कुछ सरकारें हैं या जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो अपने संगठन के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, कुछ योजनाओं के द्वारा प्लानिंग करके समाज को एक निश्चित दिशा में परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। इसकी अगली विशेषता है सामाजिक परिवर्तन की एक बहुकारक प्रक्रिया है। बहुकारक प्रक्रिया का मतलब यह हुआ कि सामाजिक परिवर्तन के लिए कोई एक निश्चित कारक उत्तरदायी नहीं है। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में बहुत सारे कारक हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जो अलग अलग जो फैक्टर्स हैं वो अलग अलग समयों में, अलग अलग स्थानों पर और अलग अलग परिस्थितियों में सामाजिक व्यवस्था को अलग अलग तरीके से प्रभावित करते रहते हैं। एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि सामाजिक परिवर्तन के बारे में निश्चित भविष्यवाणी करना असंभव है। यानी सामाजिक परिवर्तन तो अनिवार्य है, होना ही है, ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है, विश्वव्यापी प्रक्रिया है। लेकिन परिवर्तन का स्वरूप कैसा होगा, किस तरह का बदलाव आएगा, इसके बारे में हम निश्चितता पूर्वक कुछ नहीं कर सकते। हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि सामाजिक परिवर्तन इस तरह से ही होगा। इसकी अंतिम जो विशेषता लिखा है वो ये है कि सामाजिक परिवर्तन में मूल्यबोध होता है। मूल्यबोध होता है इसका मतलब ये हुआ कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में मूल्यों का समावेश होता है। मूल्य और मानदंड जो सामाजिक परिवर्तन के बुनियादी आधार होते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि जब सामाजिक व्यवस्था में के जो स्थापित मूल्य हैं, जो मानदंड हैं, इन मूल्यों और मानदंडों में परिवर्तन होता है तो उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। दूसरी बात यह कि जब कभी भी किसी समाज में परिवर्तन का मूल्यांकन होता है तो इस मूल्यांकन का पैमाना ये मूल्य और मानदंड भी होते हैं। यानी मूल्य और मानदंडों में जब परिवर्तन होता है तो उसी आधार पर हम ये आकलन करते हैं कि अमुक समाज में परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो उसकी गति क्या है, उसकी दिशा क्या है और परिवर्तन का स्वरूप क्या है। तो इस तरह से हम आपने जो सामाजिक परिवर्तन की जो परिभाषाएं और उनकी जो विशेषताएं हैं उसके आधार पर आप ये समझ सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में समाज का संपूर्ण ढांचा परिवर्तित हो जाता है और ये पूरी दुनिया में चलने वाली एक व्यापक प्रक्रिया है जो समय, स्थान और परिस्थिति के सापेक्ष होती है। तो सामाजिक परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और एक जानबूझ करके लाई गई प्रक्रिया है। तो इस तरह से अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि सामाजिक परिवर्तन कब और क्यों होता है। सामाजिक परिवर्तन कब और क्यों होता है, यानी सामाजिक परिवर्तन का स्रोत क्या है। सामाजिक परिवर्तन कब और कैसे होता है, क्यों होता है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न इतना तब से समाज वैज्ञानिकों के लिए विचाराधीन है जब से ये समाज, यानी जब से हमारा समाज है तब से हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि समाज में जो घटित होने वाला परिवर्तन है वो क्यों होता है, कैसे होता है और कब होता है। यानी इस परिवर्तन के जो मुख्य स्रोत हैं वो क्या हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हैं, कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को जन्म देते हैं, जिनके आधार पर सामाजिक परिवर्तन होना संभव होता होता है। वैसे तो मैंने आपको बताया कि सामाजिक परिवर्तन एक बहुकारक प्रक्रिया, यानी इसमें किसी एक या कुछ निश्चित कारकों का उल्लेख करना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी आपकी अध्ययन की सुविधा के लिए आगबर्न ने सामाजिक परिवर्तन के 4 मुख्य स्रोत बताए। ये पॉइंट आप नोट कर लें कि सामाजिक परिवर्तन के 4 मुख्य स्रोत हैं। इन्हीं 4 मुख्य स्रोतों के आधार पर हम सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया कब और क्यों और कैसे होती है इसको जानने समझने का प्रयास करेंगे। अकबर ने सामाजिक परिवर्तन के जो 4 मुख्य स्रोत बताए हैं उनमें सबसे पहला है खोज। खोज का मतलब यह हुआ
जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है और वो अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर समाज में जो घटित होने वाली घटनाएं हैं, उन घटनाओं को जानने और खोजने का, पता लगाने का प्रयास करता रहता है। वो अपने ज्ञान के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर, अपने जीवन में घटित होने वाली समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता रहता है। इसी कारण से वो नई नई समस्याओं से, जो घटित होने वाली समस्याएं हैं, उनको दूर करने का प्रयास करता है और वो बहुत सारी चीज़ें जानता है और समझता है, और जिसका असर सामाजिक व्यवस्था पर के ऊपर पड़ता है। जैसे अगर हम एक उदाहरण दें, तो जैसे हमने शरीर में जो होने वाली जो बीमारी हैं, उनको जानने की कोशिश की। खनिज तत्वों, पृथ्वी गोल है, वो सूर्य की परिक्रमा करती है, आदि हजारों ऐसे जो खोज हैं जिन्होंने मानव के भौतिक और अभौतिक जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। दूसरा जो प्रमुख स्रोत है आगबर्ण के हिसाब से, वो है आविष्कार। विज्ञान और प्रगति के जगत में मनुष्य के आविष्कार इतने अधिक हो गए हैं कि उनकी गिनती करना मुश्किल है। आपको पता होगा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने के क्षेत्र में जो नए नए आविष्कार हुए हैं, उन आविष्कारों ने मानव के जीवन में, मानव समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। आज शायद दुनिया में ऐसा कोई समाज होगा जिनके शायद ही ऐसा कोई समाज होगा या शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसके जीवन में प्रौद्योगिकी का या विज्ञान तकनीक का कुछ न कुछ या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभाव या परिवर्तन ना हुआ हो। तो जो आविष्कार हैं, वो मानव समाज में जितने भी परिवर्तन आए हैं, उन सभी प्रकार के परिवर्तनों में इसका प्रमुख रोल रहा है, प्रमुख का योगदान रहा है। और खास करके भौतिक जगत में जो सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, उन सभी परिवर्तनों में आविष्कार एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तीसरा जो पॉइंट है वो है, तीसरा जो स्रोत है वो है प्रसार। प्रसार से आगबर्न का आशय ये है कि प्रसार जो है वो सांस्कृतिक जगत में, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आविष्कार जो है वो भौतिक जगत में होने वाले परिवर्तनों के, सामाजिक परिवर्तनों के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। ऐसे ही जो प्रसार है, वो सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में होने वाले परिवर्तनों के लिए मुख्य रूप से योगदान करता है, मुख्य रूप से, विशेष रूप से उल्लेखनीय है। क्योंकि प्रसार के माध्यम से, प्रसार का मतलब होता है फैलाव, फैलाव के माध्यम से समाज के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जो परिवर्तन हो रहा है, वो उसका फैलाव होता है। जैसे औद्योगिकरण हुआ, नगरीकरण हुआ, भूमंडलीकरण हुआ, इन प्रक्रियाओं के आधार पर समाज में जो मुख्य रूप से, जो एक समाज के एक भाग से दूसरे भाग में जो भी ज्ञान और विज्ञान जो आविष्कार हो रहा है, जो खोजें हो रही हैं, वो प्रसार के माध्यम से से एक समाज से दूसरे समाज तक पहुंच जाती हैं। तो इस तरह से हम प्रसार की प्रक्रिया के कारण ही हम ये कह सकते हैं कि आज जो पूरी दुनिया है वो एक विश्व ग्राम या ग्लोबल विलेज के रूप में परिवर्तित हो रही है। सामाजिक परिवर्तन के चौथे स्रोत के अंतर्गत अकबर ने कहा कि चौथा जो स्रोत है सामाजिक परिवर्तन का, वो है आंतरिक विभेदीकरण, यानी इंटरनल जो डिफिशन है, वो सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख कारण है। उन्होंने कहा कि समाज में परिवर्तन समाज की स्वाभाविक उद्विकासीय प्रक्रिया से होता है, यानी हर समाज जो है वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार धीरे धीरे वो एक विशेष स्थिति में परिवर्तित होता रहता है। तो इस तरह से समाज शास्त्रियों में, जिनमें हर्बर्ट स्पेंसर, हाबहाउस, दुर्खीम आदि बहुत सारे ऐसे समाज वैज्ञानिक हैं, जो ये मानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जो उद्विकासीय प्रक्रिया के ऊपर आधारित होती है, जो स्वतः चलने वाली प्रक्रिया होती है और जो आंतरिक विभेदीकरण की के ऊपर आधारित होती है। आंतरिक विभेदीकरण का मतलब ये हुआ कि जो भी परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन उस वस्तु में कुछ आंतरिक जो शक्तियाँ होती हैं, जो उसकी निहित शक्तियाँ होती हैं, उन निहित शक्तियों के क्रियाशील होने के कारण उनमें परिवर्तन होता है। अब हम लोग बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।
एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन जो है वो हमेशा एक जैसा नहीं होता है। परिवर्तन का स्वरूप जो है वो हर समाज में अलग अलग तरीके का होता है। अतः हम सामाजिक परिवर्तन के स्वरूपों के संदर्भ में उसके ऊपर भी विचार करना चाहिए। हालांकि सामाजिक परिवर्तन के अनेक रूप हैं, लेकिन फिर भी अध्ययन की सुविधा के लिए मैकावर एंड पेज ने सामाजिक परिवर्तन के 3 स्वरूप बताए हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन का पहला जो स्वरूप है वो है रेखीय। रेखीय प्रतिमान का मतलब ये हुआ, सामाजिक परिवर्तन का जो पहला तरीका है वो है रेखीय। रेखीय परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि सामाजिक परिवर्तन निश्चित दिशा में, एक ही निश्चित दिशा में क्रमबद्ध तरीके से आगे की ओर बढ़ता चलता है। एक निरंतर प्रक्रिया है, यानी रेखीय परिवर्तन के अंतर्गत जो समाज में परिवर्तन होता है वो उसका तरीका क्रमबद्ध होता है, एक ही दिशा की ओर होता है और निरंतर आगे की ओर चलता रहता है। और जो जो परिवर्तन की विभिन्न श्रृंखलाओं को जन्म देता है, यानी एक परिवर्तन अनेक जो क्रमिक परिवर्तनों को जन्म देता है। जैसे औद्योगिक क्षेत्र में जो नए नए आविष्कार हुए, जो नई नई मशीनें आई, उन नई मशीनों ने, नए आविष्कारों ने औद्योगिक क्षेत्र में तो परिवर्तन उत्पन्न किया ही है, साथ ही सामाजिक जीवन में, व्यक्ति के आर्थिक जीवन में भी, उसके वैचारिक जीवन में भी बहुत क्रांतिकारी या महत्वपूर्ण परिवर्तनों को उत्पन्न किया है। मैकावे पेज का मत है कि जो सामाजिक परिवर्तन का जो दूसरा स्वरूप है वो है अ, जिसको हम कह सकते हैं कि तरंगीय या उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन। इस प्रकार के सामाजिक परिवर्तनों में जो परिवर्तन होता है उसकी जो प्रकृति होती है ऊपर से नीचे की ओर होती है। यानी परिवर्तन कभी ऊपर की ओर होता है और कभी नीचे की ओर होता है, यानी इसमें अनिश्चितता होती है, इसमें निश्चितता नहीं होती है। यानी हम निश्चित तौर से ये नहीं कह सकते कि सामाजिक परिवर्तन की गति कब ऊपर की ओर जाएगी और कब नीचे की ओर जाएगी। जैसे भारत में, अगर भारत की हम लोग बात करें तो भारत में पहले लोग अध्यात्मवाद की ओर बढ़ रहे थे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे लोग पढ़े लिखे, आधुनिकीकरण आया, औद्योगिकरण आया, तो उनकी जो विचारधारा है वो परिवर्तित हो रही है और वो आध्यात्मिक यानी आध्यात्मवाद के विपरीत भौतिकवाद की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे पहले लोगों का जो जीवन का उद्देश्य होता था वो त्याग पर आधारित होता था, जबकि आज जो सामाजिक मूल्य हैं वो भोग की ओर बढ़ रहे हैं, यानी संचय की प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से सामाजिक परिवर्तन का जो दूसरा प्रतिमान है उसमें परिवर्तन की जो गति है, उसकी जो दिशा है, उसका जो स्वरूप है वो निश्चित नहीं होता है। परिवर्तन कब और किस दिशा की ओर उन्मुख होगा इसके बारे में हम नहीं कह सकते। तीसरा जो प्रतिमान है जिसको हम चक्रीय प्रतिमान से संबोधित कर सकते हैं, तो इस प्रतिमान में ये विशेषता होती है, इस तरह के सामाजिक परिवर्तन की विशेषता ये होती है कि इस परिवर्तन में एक निश्चित अवधि के बाद सामाजिक परिवर्तन एक विपरीत दिशा की ओर मुड़ जाता है। यानी समाज में होने वाला जो परिवर्तन है वो कुछ समय तक तो एक निश्चित दिशा की ओर आगे की ओर बढ़ता है, लेकिन एक समय के बाद वो उसकी जो दिशा है वो विपरीत दिशा की ओर मुड़ जाती है। तो विपरीत दिशा की ओर मुड़ जाने से जो उसकी जो गति है वो उल्टी हो जाती है, यानी परिवर्तन की जो गति होती है वो चक्री होती है। अगर आप इसका उदाहरण देना चाहें तो जो समाज के जो संस्कृति हैं, हमारी जो फैशन है, इस क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है उसको हम चक्रीय परिवर्तन के रूप में देख सकते हैं। यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो परिवर्तन है इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जैसे मैंने आपको बताया कि चक्रीय परिवर्तन में एक निश्चित अवधि के बाद सामाजिक परिवर्तन विपरीत दिशा की ओर मुड़ जाता है, यानी उसकी दिशा उल्टी हो जाती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो पहले परिवर्तन हो रहा था वो अच्छा था, वो उचित था, और जो दूसरा जो परिवर्तन हुआ जो अभी उलट के विपरीत दिशा की ओर सामाजिक परिवर्तन हो गया तो वो पतन का सूचक है। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो परिवर्तन है वो उत्थान और पतन से इसका कोई लेना देना नहीं है। परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो एक निश्चित समय और अवधि के बाद विपरीत दिशा की ओर मुड़ जाती है। तो इस तरह से आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन क्या है, उसकी अर्थ
उसकी विशेषताओं के माध्यम से उसकी प्रकृति को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। साथ ही सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रतिमानों के ऊपर भी चर्चा की गई है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अंत में हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबाना ना भूलें, जिससे कि जो भी आपको नए वीडियो मिले वो नए वीडियो आपको निरंतर मिलते रहें। तो आप सभी लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।